लास्ट दो क्लासेस में हमने ट्रेडिंग का ओवरव्यू समझा के फॉरेक्स होती क्या है और इसकी ओरिएंटेशन के बारे में बात की थी। सो आज हम अपनी स्लाइड नंबर 3 जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ फॉरेक्स वर्क्स। इसमें करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, इसमें ग्लोबल सेक्शंस क्या होते हैं और इसमें लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है। इन द एंड ऑफ द वीडियो हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो 60 के करीब क्वेश्चंस होंगे, मैं ट्राई करूँगा कि हम सारे ही पिक कर लें। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो मैं उसमें से सिर्फ पाँच पाँच वीडियोस पाँच पाँच बुलेट्स जो होंगे अ, उसके आंसर आपके सामने रखूँगा। बाकी मैं आपके साथ उस डॉक्यूमेंट की लिंक शेयर कर दूँगा, तो आप उसको खुद से भी देख सकेंगे। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट टुडेज video. Myself Mohammad Zafa, and you people know me as Mr. Pakhtun. So before starting, let's recite a dua. Allahumma gfirli warhamni warazukni waafini. Amin. So basically, in today's video, I will be telling you what are the currency pairs, फॉरेक्स में क्या क्या होता है, ठीक है, उसके बाद सेशंस कितने होते हैं और लिक्विडिटी कितनी होती है या लिक्विडिटी कैसे वर्क करती है। सो लेट्स मूव ऑन टू लैपटॉप, यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन मैंने रेडी की हुई है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने करेंसी पेयर्स की। तो देखें, जो फॉरेक्स में करेंसी पेयर्स होते हैं इसमें दो मुल्कों का मुकाबला होता है। ठीक है, आप फॉरेक्स में कभी भी अकेली करेंसी बाय नहीं कर सकते, हमेशा एक के बदले आप दूसरे को ट्रेड करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से लिखा होता है कि EUR यूरो स्लैश फॉरवर्ड स्लैश जिसे कहते हैं USD बेसिकली। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो पहली करेंसी है ये बेस करेंसी है। ठीक है, जिसको इन लोकल वर्ड्स बेस करेंसी कहा जाता है या बोस करेंसी कहा जाता है। ठीक है, जिसकी हमेशा वैल्यू 1 होती है, मतलब फर्स्ट पे होती है। दूसरी जो करेंसी होती है जो USD है, इसको हम कहते हैं कोड करेंसी। ठीक है, ये बेसिकली प्राइस होती है, ये बताती है कि 1 यूरो लेने के लिए कितने डॉलर देने चाहिए। ठीक है, और अगर इसकी लोकल एग्जांपल लें तो जैसा आप सराफा बाज़ार जाएं और पाकिस्तानी रुपए दे के रियाल आप एक्सचेंज करें, तो अगर रेट 75 है तो इसका मतलब ये है कि 1 रियाल आप दे रहे हैं और उसके बदले, और सॉरी, 1 रियाल आप बाय कर रहे हैं तो 1 रियाल के बदले आपको 75 रुपये देने पड़ेंगे। फॉरेक्स में बस यही काम होता है। ठीक है, ये जो आप फिजिकल काम कर रहे होते हैं यही आप सेकंड्स में ऑनलाइन काम कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट में जाते हैं, ठीक है, तो उनका 5 बजे तक का स्टैंडर्ड टाइम होता है और सैटरडे संडे ऑफ, और बहुत सारे मसले होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं करेंसी पेयर्स के कि प्राइस ऊपर नीचे क्यों होती है। अब इसका आंसर बेसिकली सिंपल सही है कि सप्लाई एंड डिमांड की वजह से। ठीक है, पूरी दुनिया को यूरो खरीदना शुरू कर दे तो यूरो और यूएसडी का बेसिकली प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा इसकी डिमांड होगी, जितनी कम इसकी सप्लाई होगी, उतनी ज़्यादा इसकी प्राइस होगी। अब इसमें आता है कि पिप्स क्या होता है। ठीक है, जो लोग इसको कहते हैं कि इसकी प्राइस 1 पॉइंट आगे समथिंग समथिंग जा रही थी, जैसे इसको सेंट्स कहते हैं या क्विट्स कहते हैं। ठीक है, तो वो जब हम आगे चार्ट पे जाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो मैं तब आपको वो दिखाऊंगा। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं अपने ग्लोबल सेशंस की तरफ। अब पाकिस्तानी टाइम के लिहाज से हमारे 5 सेशंस होते हैं। ठीक है, सॉरी, 4 सेशंस होते हैं। फर्स्ट सेशन जो है हमारा सिडनी का होता है, जिसमें मार्केट बहुत लो वॉल्यूम के साथ मार्केट मूव कर रही होती है। ठीक है, जिसके टाइम पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से जो सुबह 3 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा टोक्यो का सेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसमें बैंक जापानीज और एशियन बैंक्स जो हैं वो काम शुरू करते हैं, मतलब अपनी करेंसी की बाइंग और सेलिंग की ट्रेड जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें भी मार्केट में जो वॉल्यूम होता है वो बिल्कुल मीडियम होता है। ठीक है, उसके बाद आता है लंदन का सेशन। इस इस टाइम पे मार्केट में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होती है ना वो लंदन के टाइम पे होती है। ठीक है, मतलब लोग हमसे पूछ रहे होते हैं कि आप 1 बजे के बाद सिग्नल कैसे देते हो और 6 बजे के बाद क्यों देते हो, तो उसका ना ये सीधा सा आंसर है कि 1 बजे के बाद हमारा लंदन सेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, इस वजह से मार्केट में मूवमेंट हाई होती है, वॉल्यूम हाई होती है और हमारी ट्रेड आसानी से एग्जीक्यूट हो रही होती है। उसके बाद जो मेरा फेवरेट सेशन है वो है न्यूयॉर्क का। ठीक है, इस टाइम स्टॉक मार्केट भी खुलती है
और पाकिस्तानी टाइम का बता रहा हूँ, पाकिस्तानी 6 बजे से लेकर रात 3 बजे तक न्यूयॉर्क सेशन होता है, जिसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और यूएस की सबसे बड़ी न्यूज़ भी इस टाइम ही आती हैं, आप देख रहे होंगे 6 बजे 6:30 बजे न्यूज़ आ रही होती हैं, ठीक है। तो मार्केट में सबसे हाई वॉल्यूम जो होता है वो न्यूयॉर्क सेशन में होता है, और हमारे जो ट्रेड्स के सेटअप बन रहे होते हैं वो ज़्यादा लंदन सेशन में या न्यूयॉर्क सेशन में ही बन रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो गोल्डन आवर होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो ज़्यादा ट्रेड्स होती हैं वो 1 बजे से 6 बजे के दौरान होती हैं, तो वो 6 बजे से लेकर 10 बजे का टाइम होता है, जिस टाइम लंदन का भी सेशन खुला होता है, ठीक है, और न्यूयॉर्क का भी सेशन खुला होता है, ठीक है। अब इसमें फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो लोग अक्सर कर रहे होते हैं, क्या मैं 2 बजे ट्रेड कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मार्केट बहुत स्लो होती है रात को 3 बजे, ठीक है। 12 के बाद ही मार्केट इतनी स्लो हो जाती है, लोग बस अपना वाइंड अप कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो वॉल्यूम इतना नहीं होता, और अगर आपका कोई ट्रेड सेटअप बन भी रहा हो तो वो सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होता। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है पाकिस्तान में बेस्ट टाइम क्या है, तो पाकिस्तान में बेस्ट टाइम दो ही हैं, इसमें लिखा गया है 6 बजे से 10 बजे तक, लेकिन मेरे मुताबिक 1 बजे के बाद, दोपहर 1 बजे के बाद, और शाम 6 बजे के बाद, ठीक है। उसके बाद जो सबसे मेन और सबसे अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट होता है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी वर्क कैसे करती है, लोग कहते हैं ना लिक्विडेट हो गए, पैसे किधर गए, ब्रोकर ने खा लिए, या हुआ क्या लिक्विडिटी, ठीक है। तो लिक्विडिटी का ये मतलब होता है कि मार्केट में कितना पैसा है या कितने ऑर्डर मौजूद हैं, ठीक है। अकाउंट वॉच या स्टॉप लॉस का जो हंट होता है, जब आप बाय करते हैं और आपका अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो वो स्टॉप लॉस दरअसल एक सेल ऑर्डर होता है, ठीक है। सेल ऑर्डर इस तरह से होता है कि जब आप लेट्स सपोज आपने कोई चीज़ $1 पे बाई की और आपने कहा यार 80 सेंट्स पे ना मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, अब 80 सेंट्स पे जब मार्केट से निकलेंगे ना, तो वो आप उस चीज़ को 80 सेंट्स पे सेल कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब आपने एक चीज़ $1 की 300 रुपये की खरीदी, ठीक है, और उसको आपने 250 रुपये का बेच दिया। अब जिधर आपने 250 रुपये का बेचा, जाहिर बात है आप बेच रहे हो तो कोई ना कोई तो खरीदेगा ना उसको, तो जो वो बंदे खरीद रहे होंगे वही चीज़ आपके स्टॉप लॉस हंट होने का वेट कर रहे होंगे कि स्टॉप लॉस हंट हो, और आपके वो वही चीज़ को, सेम चीज़ को वो सस्ते प्राइसेस में खरीदे। ऐसे ही आपने देखा होगा मार्केट में अक्सर आप स्टॉप लॉस जब लगाते हैं मार्केट में, ठीक है, तो वहीं से मार्केट अक्सर रिवर्स कर जाती है, ठीक है, अपने टीपीपी को हिट कर जाती है। तो इसी वजह से हम मैनुअल स्टॉप लॉस कभी भी नहीं प्लेस करते हैं, हम अपने जेन में रखते हैं कि यार स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस को एग्जीक्यूट करना है, इस रेंज में आएगी तो हम स्टॉप लॉस, अदरवाइज हम स्टॉप लॉस को नहीं लगाते, ठीक है। अगर लगाओगे मार्केट, जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स हैं, वो तो चाह रही होते हैं कि वो सस्ते से सस्ता अपना खरीद सकें, ठीक है। अब इसमें दूसरा बड़ा क्वेश्चन है कि पैसा जाता कहाँ है, ठीक है। बड़े बैंक्स जो होते हैं, उनके बड़े ऑर्डर्स होते हैं, उनके लिए लिक्विडिटी भी ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। वो प्राइस को वहाँ ले जाते हैं जहाँ सबके स्टॉप लॉसेस होते हैं, जब आपका एसएल हिट होता है, आपका ऑर्डर सेल हो जाता है, और बैंक वहाँ से ऑर्डर सस्ते में बाई कर लेते हैं। जो बात मैंने अभी पहले की है वही आगे एक्सप्लेन की गई है कि जो बड़े बैंक्स होते हैं, अब लेट्स सपोज एक बंदा है फॉरेक्स में, या एक बैंक है, इंस्टीट्यूशन है, उसने 1 बिलियन का या कह लो को 100 मिलियन का यूएसडीटी बाय करना है, ठीक है। अब उसकी प्राइस चल रही है लेट्स सपोज $1 पे, अब आपने उसको $1 से लॉन्ग किए हुआ है, ठीक है, बाई किए हुआ कि यार ये 1.1 या 1.2 पे जाएगी तो मैं इसको सेल करूंगा। अब जाहिर बात है जब आप स्टॉप लॉस रखोगे 90 सेंट्स का या 80 सेंट्स का, ठीक है, और वो सस्ते में मिल रहा होगा, जब 80 सेंट्स पे मार्केट मेकर्स को पता लगेगा कि यार लोगों ने स्टॉप लॉस रखा हुआ है तो मुझे तो डिस्काउंट मिल रहा है, तो मार्केट उधर लेके आती है, अकाउंट मैनिपुलेट करके उसको ज़्यादा सेल किया जाता है ऊपर की तरफ से, उस पर मार्केट को प्रेशर डाला जाता है, और जब मार्केट में प्रेशर होता है तो वो उस चीज़ को जो $1 की इनको मिल रही होती है उसी को वो 80 सेंट्स का खरीद लेते हैं। आपके जो बाय के ऑर्डर्स होते हैं वो उधर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, और उनके बाय के ऑर्डर्स उधर पकड़ लेता है। अब इसमें क्या होता है, जो आपका नुकसान हो रहा था वो बैंक का प्रॉफिट हो रहा था, वो इस वजह से ही होता है। इसकी आगे मैंने एग्जांपल्स भी ऐड किए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि पैसा कहीं गायब नहीं होता, बल्कि आपकी पॉकेट से निकल के बिग प्लेयर की या कोई और जो उसको बाय कर रहा है, अपोजिट रेट जो आपकी कर रहा होता है, उसकी जेब में चला जाए। अब लोग कहते हैं ये गैम्बलिंग है, ये ऐसे है, ये वैसे है, तो देखिए मैं आपको इसकी एक लोकल और सच्ची हकी जो मतलब आपको समझ में भी है वो एग्जांपल देता हूँ। लेकिन सोचो एक प्रॉपर्टी डीलर है जो जानता है कि आपको पैसे की सख्त ज़रूरत है, वो जानबूझ के थोड़ा इंतज़ार करेगा कि आप सस्ते में प्लॉट बेचने पर मजबूर ना हो जाएं, ठीक है, और वही फिर वही प्लॉट वो सस्ते में ख़रीद लेगा। अब ऐसा होता है, ठीक है, मार्केट में न्यूज़ चल रही होती है कि ये जो
मार्केट है, या ये जो घर है, या ये जो सोसाइटी है, या ये फलाना फेज़ जो है, ये इधर गवर्नमेंट कब्जा कर लेगी, ये कर लेगी, लोग जैसे अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ हुआ, ठीक है, हमने उनको इधर से जिला वतन किया है, तो जो उनकी पीछे जायदादें थी वो इतनी सस्ते और कौड़ियों के भाव वो बिकी हैं, ठीक है। तो ये क्या वो कोई जुआ खेल रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं? नहीं, ये प्रॉफिट लेने का एक तरीका है, ठीक है। वही घर अगर वो उन्होंने करोड़ रुपए का लिया तो वो 30 लाख में बिका, 30 लाख में खरीद के अगर वो 2 करोड़ का बेचे, 5 करोड़ का बेचे, वो उसका फायदा है। अब इसमें लिक्विडिटी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं लोगों के, क्या ब्रोकर मेरा दुश्मन है? तो भाई देखें, अगर बी बुक ब्रोकर है ना, तो वो आपके लॉस का प्रॉफिट उठाता है, लेकिन जो ए बुक ब्रोकर्स होते हैं वो आपका मार्केट का सीधा ऑर्डर जो है वो मार्केट और बैंक्स को भेज देते हैं, ठीक है। ए बुक और बी बुक क्या होता है? बी बुक जो होता है वो बेसिकली आपकी प्राइस डिफरेंस पे आपको ट्रेड करवा रहा होता है, ठीक है, उसका आगे कोई एक्चुअल एसेट कुछ भी नहीं होता, ठीक है, और वो आपको कह लें कि एक डेमो अकाउंट पे ही ट्रेड करवा रहा था, और जो भी आपका प्रॉफिट लॉस होता है वो उसका जिम्मेदार वो होता है। जो ए बुक ब्रोकर होते हैं ना, जो ज़्यादातर ब्रोकर्स होते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं या बड़े प्लेयर्स होते हैं, वेल्स होते हैं, वो हमेशा ए बुक ब्रोकर को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर उनका अकाउंट वॉश हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी उस ब्रोकर की होती है, उस बैंक की होती है, ठीक है। और जो बी बुक ब्रोकर होता है उसमें इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती, आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ेंगे तो आप ऐसे डर देंगे, आप बी बुक ब्रोकर के साथ कभी काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था जब गोल्ड का क्रैश हुआ, तो उन्होंने ए बुक ब्रोकर के साथ, मेरा दोस्त था उसने काम किया हुआ था, ठीक है, तो उसका अकाउंट वॉश हो गया, लेकिन उसके 200 तकरीबन 2 लाख से $2.5 लाख थे उसका लॉस हो गया था। वो उन्होंने उसको रिकवर करके वापस करवा के दिया कि ये हमारा कुछ मसला चला ब्रोकर में, तो इस वजह से वो, तो उनको पैसे वो वापस मिले। लिक्विडिटी कैसे पहचानें? जहाँ पुराने हाइज एंड लोज होते हैं, ठीक है, बैंक वहाँ से लिक्विडिटी पिक करती है। अब मैं इसको पिप्स को और लिक्विडिटी को आपको एंड पे जाके चार्ट पे दिखाऊंगा कि ये क्या होता है, ठीक है। उसके बाद लोग ये बेसिकली बोनस है, लोग पूछ होते हैं फॉरेक्स मार्केट तो फॉरेन एक्सचेंज हो गई। अब मेटल ऑयल्स और एस एंड पी क्या होता है, ठीक है, ये करेंसी नहीं है, ये बल्कि एसेट्स होते हैं, ठीक है। जो गोल्ड है इसे सेफ हेवन कहते हैं, मतलब जब भी मुल्क जंग या डॉलर की वैल्यू गिर रही होती है तो लोग गोल्ड खरीदते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट एसेट है, ठीक है। इसकी लोकल एग्जांपल ये है, जैसे हमारे यहाँ लोग पीकेआर गिरने पे गोल्ड की चूड़ियाँ या कॉइन्स या बिस्किट्स खरीद लेते हैं, वैसे ही लोग ऐसे ही करते हैं जो बड़े बड़े ममालिक होते हैं, ठीक है। उनको पता होता है कि जो गोल्ड है ये हमें इन्फ्लेशन से बचा सकता है, ठीक है, हमारा पैसा जो है वो सेव रख सकता है, तो लोग उसको खरीद लेते हैं। उसके बाद आ जाता है क्रूड ऑयल। पूरी दुनिया पूरी दुनिया की फैक्ट्री है जो क्रूड ऑयल है, ठीक है। अगर तेल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी, ठीक है। जैसे ईरान के पास तेल है, रशिया के पास आई थिंक, और सऊदीया के पास है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे तेल महंगा होगा तो ज़ाहिर बात है ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो सारी चीज़ें अल्टीमेटली महंगी ही होंगी, ठीक है। जब बहरी जहाज़ में तेल महंगा डलेगा, प्राइसेस स्पाइक करेंगी, और प्राइसेस जब स्पाइक करेंगी तो सब कुछ ही महंगा मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अच्छा, S&P 500 क्या है? ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है कि S&P 500 क्या है। S&P 500 बेसिकली अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनीज हैं, जिसमें एप्पल, गूगल, टेस्ला और इसके अलावा 997 कंपनीज हैं, जिसको एक गुच्छा बना के बेचा जाता है एक ही बास्केट में, ठीक है। इसकी लोकल एग्जांपल यह है कि सोचें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो टॉप 100 कंट्रीज़ हैं इसका एक ग्रुप बनाओ, अगर वो कंपनी अच्छा काम करेंगी तो S&P 500 ऊपर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जितनी भी टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज है ना, इसको ग्रुप कर लिया जाता है, इन सब की फिर एवरेज निकाली जाती है, और उसके हिसाब से S&P 500 को मूव किया जा रहा था। ये PX 100, PX 500, ये पाकिस्तान में भी ये चीज़ें चल रही होती हैं कि पाकिस्तान की जितनी बेस्ट कंपनीज होती हैं उनका एक ETF या एक स्टॉक बनाया जाता है, ठीक है, जिसको फिर लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। और अगर वो लेट सपोज मीज़ान है या UBL है या HBL है या कोई भी XYZ बैंक बैंक है, जैसे एप्पल है, गूगल है, टेस्ला है, ये तीन बड़े बड़े जाइंट्स हैं मार्केट के, ये S&P 500 के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अब जब ये इसके अंदर मौजूद है तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है अगर इसमें से कुछ लेट्स सपोज दो ने, एक ज़रा लॉस में, दो प्रॉफिट में, तो ये इसकी एवरेज करके S&P 500 को ऊपर लेके जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि आप एक साथ, अगर आपके पास $100 है तो $100 आप 500 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसके अंदर लोगों के फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन ये है कि क्या गोल्ड ट्रेडिंग खतरनाक है? देखें,
जो गोल्ड है ना वो मार्केट की मूवमेंट बहुत तेज़ पकड़ता है रेदर देन करेंसीज। जो दूसरी करेंसीज होती हैं जैसे जापानी करेंसी है या यूरो की करेंसी है, इसमें मूवमेंट मार्केट में बहुत स्लो होती है। ठीक है। लेकिन जो गोल्ड है वो इतनी तेज़ी से चलता है कि अगर आप हाई लॉट्स यूज़ करते हैं तो आपका विद इन फ्यू मिनट्स आपका अकाउंट डबल भी हो सकता है और अकाउंट वॉश भी हो सकता है। ठीक है। अब इसके अलावा एक और फेमस क्यूरी है कि ऑयल की प्राइस गिरती कब है। ठीक है, ज़ाहिर बात है। अब ऑयल की प्राइस तो गिरनी नहीं चाहिए क्योंकि डेली यूज़ होता है, लेकिन जब लॉकडाउन आ जाता है या कोई पैरामेडिक आ जाता है, ठीक है, या कोई ऐसी वबा फैल जाती है जैसे कोविड था, ठीक है, तो उन दिनों में सब कुछ बंद हो जाता है और ऑयल बिकना ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कार का भी काफ़ी ट्रेंड आ रहा है, तो ऑयल की यूजेज लोग कम से कम कर रहे हैं। ठीक है, लिथियम बैटरीज बना रहा है चाइना, और भी मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे ऑयल का कम हो रहा है। तो ये एक ट्रेड के लिए बेसिक सा चार चीज़ों को मैंने डिस्कस किया था। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें मैंने हर जो सेक्शन था उसमें से 15-15 क्वेश्चंस निकाले हैं। ठीक है, और इसको हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो अभी इतनी बड़ी नहीं हुई। तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बेस करेंसी क्या होती है। तो मैंने आपको बताया कि बेस करेंसी वही होती है जो पहली होती है। अब इसमें मैं बेसिकली आपको इसके कोई आंसर्स पे फोकस नहीं करेंगे, इस पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे एग्जांपल्स के ऊपर, जो मैंने इसमें एग्जांपल्स ऐड करवाई हैं। ठीक है, इसकी सिंपल सी एग्जांपल यही है कि यूरो यूएसडीटी में यूरो बेस है, जैसे 1 kg चीनी खरीदना। अब इसकी लोकल एग्जांपल क्या बनती है कि SAR मतलब सऊदी रियाल और PKR/PKR में सऊदी करेंसी सऊदी रियाल जो है वो बेस है। अगर आप 1 रियाल की कीमत मालूम कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जो SAR की करेंसी होगी वो उधर आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद कोड करेंसी क्या होती है। तो कोड करेंसी वही सेकंड करेंसी होती है, सेम एज जो मैंने आपको पहले बताया। अब इसमें आता है कि मेजर्स किसे कहते हैं। वो मशहूर पेयर्स जिन में USD लाजमी होता है। ठीक है, इसमें सिंपल एग्जांपल यही है, जैसे बड़े ब्रांड्स होते हैं मसलन एप्पल वर्सेस सैमसंग। ठीक है, तो इसमें जो भी करेंसीज होती हैं जिसकी अच्छी मूवमेंट होती है वो हमेशा USD के साथ ही होता है, इसको मेजर पेयर कहा जाता है। अब लोकल मार्केट में इसकी मैं क्या एग्जांपल दूँ, लोकल मार्केट को आप छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद क्रॉसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो वो पेयर जिनमें USD शामिल नहीं होता उस पेयर को क्रॉसेस कहा जाता है। ठीक है, अब अगर इसकी भी मैं एग्जांपल क्या है दूँ, आसान ही है। ठीक है, उसके बाद वही पिप का आ गया। अब पिप का ना मैं आपको दो तरीके की चीज़ बताता हूँ। पिप दो तरीकों की होती है। पहली पिप होती है मतलब गोल्ड की जो पिप है वो अलहदा है, और जो करेंसी की पेयर्स की पिप्स है वो अलहदा है। अब गोल्ड में लेट्स सपोज मार्केट की प्राइस चल रही है $1000। ठीक है, इधर 1.1 लिखा हुआ है, मार्केट में लेट्स सपोज गोल्ड की प्राइस चल रही है $1000। अब जब वो 1000 $1 पे जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि उसने 10 पिप्स को मूव किया है। ठीक है, 10 पिप्स का मूवमेंट आया है तो वो $1 मूव हुआ है। अगर वो 1000 से 1005 पे जाएगा इसका मतलब है कि 50 पिप्स की उसने मूवमेंट किया है। लेकिन करेंसीज में ये चीज़ डिफरेंट है। करेंसी में ये होगा कि 1 पॉइंट के आगे 4 डेसिमल्स होंगे। ठीक है, जैसे 1.000। अब जो फोर्थ डेसिमल होगा वो उसके जब एक का इजाफा होगा तो वो 1 पिप होगा। ठीक है, अब जैसे ये 110 बन जाएगा तो ये 10 पिप्स का हमें फ़ायदा या नुकसान पहुँचाएगा। ठीक है, तो इसका भी मैं क्या ही आपको लोकल एग्जांपल दूँ। ठीक है, उसके बाद स्प्रेड क्या होता है। लोग पूछते हैं कि यार ब्रोकर कमाते कैसे हैं, ब्रोकर तो हराम, मतलब 100 तरीके की बातें। तो मैं आपको बताऊं कि प्राइस में ना डिफरेंस होता है। आप बाय एंड सेल कर रहे होते हैं ना, ये आने वाली वीडियोस में जब हम प्रैक्टिकल ट्रेड करेंगे ना तो आपको ये चीज़ें उधर नजर आएंगी। ठीक है, स्प्रेड बेसिकली होता है क्या, खरीदने और बेचने की प्राइस में ना बेसिकली एक डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे डॉलर आप लेट्स सपोज खरीद रहे हैं $1000 पे, तो जो स्प्रेड होता है अगर सेल करेंगे तो आप उसको 999.20 पे सेल करेंगे। ठीक है, ये 20 सेंट का जो मार्जिन होगा ना, ये ब्रोकर की फीस होगी, कमीशन होगी। ठीक है, ये कम भी होती है ज़्यादा भी होती है, डिपेंड ऑन योर ब्रोकर। ठीक है, तो इसकी ये एग्जांपल है कि अगर आप एक दुकान का पुराना मोबाइल 90 में लेंगे और 100 में बेचेंगे तो 10 स्प्रेड है। ठीक है, इसका मतलब ₹10 आपकी कमीशन है। ठीक है, और लोकल का ये कि अगर मोबाइल चेंजर से मनी चेंजर से आप डॉलर 275 में लें और 280 में बेचें तो ये आपका
500 रुपये का फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कोरिलेशन। क्या होती है? तो दो मुख्तलिफ पेयर्स का एक दूसरे के साथ मिलकर चलना, ठीक है। इसकी सिंपल एग्जांपल ये, बारिश हो तो छतरी और रेनकोट दोनों की सेल एक साथ बढ़ती है, ठीक है। तो ऐसी लोकल एग्जांपल ये कि अगर यूएस डॉलर महंगा होगा तो पाकिस्तान में पेट्रोल और घी दोनों एक साथ महंगे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो जेडीपी है, जो ज़्यादातर हम लोन शोन लेते हैं, चीज़ें होती हैं, वो यूएस डॉलर के साथ ही होती हैं। अब स्टैंडर्ड लॉट क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टैंडर्ड लॉट जो है, बेसिकली पिप्स का बताया, पहले लॉट का नहीं बताया। तो जो लॉट है बेसिकली वो 1000 यूनिट की होती है, ठीक है, जो बड़ी ट्रेड की साइज़ होती है। अब इसमें इसकी लोकल एग्जांपल ये है कि एक बॉक्स लेने की बजाय पूरा शॉपिंग कंटेनर खरीदना, ठीक है। लोकल एग्जांपल ये कि 1 केजी गंदम की बजाय आप 100 मन गंदम उठाना, ठीक है। ये एक लॉट साइज़ होता है। पिप्स का लॉट साइज़ अलहदा होता है और गोल्ड का लॉट साइज़ अलहदा होता है, ठीक है। ये भी जब आने वाली वीडियोज़ में प्रैक्टिकली चीज़ें कर रहे होंगे तो तब आपको ये चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद लेवरेज करती है। अब लेवरेज बेसिकली ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। लोग कहते हैं ये हराम है, ये ऐसे वैसे, तो मैं आपका ना ये भी इसमें क्लियर कर देता हूँ। लेवरेज इज़ बेसिकली कि आपने 10 रुपए की चीज़ ली, ठीक है, और आपको पास $1000 का कंट्रोल आ गया। इसकी लोकल एग्जांपल ये है कि आपने अगर 1 करोड़ के प्लॉट के लिए सिर्फ 10% बयाना दिया और प्लॉट पर कब्जा रखना, ठीक है। अब अब इसकी मैं आपको एक अच्छी एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज आप एक दुकानदार हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, या कोई भी आपका कोई शॉप है, किराना है, कुछ भी है, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो आप जब मार्केट में जाते हैं, ठीक है, अगर आपकी फार्मेसी है, ख़ास तौर पे फार्मेसी पे पाकिस्तानी फिट करती है एग्जांपल। जब आप किसी कंपनी के पास जाते हैं, कोई कंपनी आपके पास आती है कि यार आप मेरा माल सेल करो, ठीक है, या कोई दुकानदार या कोई लड़का नया मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो आपके पास आता है। तो वो क्या आपके आपसे पूरे पैसे लेके जाता है? नहीं, वो आपके पास अपना सामान रखवा जाता है, ठीक है। लेट्स सपोज आपने उससे 100 रुपये का या 1000 रुपये का सामान लिया। उसने आपके पास कहा चलो यार आपने 1000 रुपये तो मुझे दे दिए, मैंने रख लिए, ठीक है। अब आप ऐसा करो कि मैं आपको 1 लाख रुपए का सामान दे देता हूँ, आप उसको सेल करी जाओ और फिर मुझे पैसे दो, तो क्या ये हराम है? नहीं, इट्स नॉट हराम, ठीक है। तो सेम एज होलसेल की मार्केट में भी ऐसे ही हो रहा था कि आप जब भी होलसेल पे माल लेने जाते हो, ये दोनों तरफ से होता है। पार्टी भी ये रिक्वायरमेंट रखती है, समटाइम पार्टी आपको ये कहती है कि आप मेरा माल ले जाओ, उसको सेल कर लो, फिर मुझे प्रॉफिट रख के, अपना प्रॉफिट रख के बाकी के पैसे मुझे दे देना, ठीक है। अब एग्जॉटिक पेयर किसे कहते हैं? ठीक है, ये क्या होता है? एक बड़ी करेंसी और एक तरक, तरक्की पजीर मुल्क की करेंसी का पेयर, ठीक है। इसकी लोकल एग्जांपल ये है कि जैसे एक मजबूत चीज़ को एक कमज़ोर चीज़ के मुकाबले में ट्रेड करना। अब इसमें क्या है? लोकल एग्जांपल इसकी बनती है यूएसडीटी को पीकेआर में ट्रेड करना। वैसे इधर यूएसडीटी की बजाय, सॉरी, पीकेआर की बजाय इधर हमें ईरानियन रियाल को रखना चाहिए, ठीक है, उसको ट्रेड करना। इसमें खतरा और फी स्प्रेड ज़्यादा होती है, ठीक है। अब बुल मार्केट क्या है? बुल मार्केट बेसिकली यही है कि जब मार्केट की प्राइसेस ऊपर जा रही होती हैं, अप ट्रेंड होती है, हर तरफ बुलिश न्यूज़ होती हैं, मतलब मार्केट में जैसे सर्दी आती है, ठीक है, तो सर्दी में ज़ाहिर बात है जो जैकेट्स हैं, कोट्स हैं, या सर्दी के कपड़े हैं, उनका सीज़न आता है और वो कह लें कि उनका बुल रन होता है, ठीक है। और बेयर मार्केट क्या होती है? तो बेयर मार्केट को भी अगर मैं आपको लोकल एग्जांपल में समझाऊं तो ये होता है कि जब नया आईफोन आता है, ठीक है, तो पुरानी वाली मार्केट, जो कीमतें होती हैं, पुराने मॉडल्स होते हैं, उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली क्रैश करती ही करती हैं। जैसे अब 17 आ गया, तो जो 5 साल पहले आईफोन एक्स का रेट था, वो अब वो नहीं होगा, ठीक है, अब वो उससे बहुत ज़्यादा कम हो गया। जैसे मैं आईफोन 11 की अगर एग्जांपल लूँ तो मैंने आज से 2 साल पहले अपने चाचू को खरीद के दिया था तकरीबन 48,000 और अब वो 30,000 का भी नहीं बिक रहा, ठीक है। तो ये कह लें कि उसका एक बेयरिश ट्रेंड चल गया, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं जी, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली चार्ट को देख के आपने एनालिसिस करना होता है, ठीक है। इसमें आप बहुत सारे कंसेप्ट लगा सकते हैं, आईसीटी का लगा सकते हैं, एसएमसी का लगा सकते हैं, ठीक है, एमएमसी का लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास अपनी प्राइवेट स्ट्रेटजी है तो आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। इंडिकेटर से उसको लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, वे ऑफ ट्रेडिंग है, तो आप उसके साथ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि पिछले 5 दिन का मौसम देखकर आप आज आज की बारिश का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार जैसे वेदर की प्रिडिक्शन की जाती है कि यार इधर हवाएं चल रही हैं, बादल की काफ़ी ठंड है तो बारिश होगी या बर्फ़बारी होगी, तो वैसी ही चीज़ है। और लोकल एग्जांपल ये है कि एक प्रॉपर्टी डीलर डीएचए क्या पिछले 10 साल से रेट दे के आपको प्लॉट देता है, ठीक है, कि यार पिछले 10 साल में मार्केट में इतनी सर्जिंग हुई है, ये ऐसी हो गई, ये ऐसी हो गई, इधर ये डेवलपमेंट होगी, इधर रोड बनेगी, इधर शॉपिंग मॉल बनेगा, या इधर पार्क बनेगा, तो जो कॉर्नर के प्लॉट्स होते हैं उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती है।
ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं? तो फंडामेंटल एनालिसिस जो होते हैं इसमें मुल्क के हालात और न्यूज़ को देखा जाता है। ठीक है। इसके सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर कंपनी गलत प्रोडक्ट्स बनाए तो उसका स्टॉक गिरेगा। ठीक है। लोकल एग्जांपल ये है कि अगर ये जाना पेट्रोल महंगा होगा क्योंकि नया बजट आने वाला है। ठीक है। इसको मैं आपको और सिंपल तरीके से बताऊँ तो फंडामेंटल एनालिसिस इज बेसिकली आप मार्केट में कोई न्यूज़ चला देते हैं कि आने वाले दिनों में या कोई पॉलिसी ट्रंप ने लगा दी, जैसे टैरिफ ट्रंप ने लगा दी, तो टैरिफ की वजह से बहुत सारा लोगों का नुकसान हुआ। ठीक है। उसके अलावा एक और फंडामेंटल एनालिसिस जो परफेक्ट बैठेगी, जापान ने रिसेंट ईयर्स में जो सूद कह रहे हैं, जो कर्जा देता है वो नॉन इंटरेस्ट पे, मतलब 0% इंटरेस्ट पे वो लोगों को इंटरेस्ट देता था। ठीक है। सॉरी, लोन देता था, जिसमें यूएस उसका बड़ा बायर था, और भी बहुत सारे मुल्क, बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारी कंपनीज उस चीज़ की बायर थी। ठीक है। तो उन्होंने रिसेंटली सिर्फ 0.25% का इजाफा किया अपने इंटरेस्ट रेट में, और मार्केट में जो नवीडिया थी, जो नवीडिया के स्टॉक्स थे और जो बाकी बड़ी बड़ी मार्केट थी, उन्होंने 600 बिलियन डॉलर का लॉस किया उसमें, सिर्फ एक 0.5% इंटरेस्ट भरने की वजह से। अब इसमें ये आता है स्कैल्पिंग। इसमें बेसिकली दो चीज़ें, एक चीज़ मिसिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्कैल्पिंग क्या होती है। स्कैल्पिंग में बेसिकली आप छोटी छोटी ट्रेड्स कर रहे होते हैं। ठीक है। जैसे 1 सेंट की चॉकलेट आपने ली और 1.1 पे उसको बेच दी। ठीक है। या एक होलसेलर जो पूरी बोरी पर सिर्फ 2 रुपये बचाए, लेकिन दिन में 5,000 बोरियां बेच दे। ठीक है। तो अगर आप वैसे बेचेंगे तो आपको 10 रुपये या 20 रुपये या 100 रुपये फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आप 2 रुपये मार्जिन रख के सिर्फ 5,000 बोरियां बेच देंगे तो आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है। इसमें बेसिकली ज़्यादातर जो हमारा स्टाइल है, हम स्कैल्पिंग ही करते हैं। और अगर आप दूसरे तरीके को देखें जो इसमें मिसिंग है, वो है स्विंग ट्रेड, जो आप ओवरनाइट होल्ड करते हैं, जो मैं बिल्कुल किसी को भी फॉरेक्स की मार्केट में रेकमेंड नहीं करता तब तक जब तक उसका जो पोर्टफोलियो है वो 1,000 डॉलर, सॉरी, एक 10,000 डॉलर या 1 लाख डॉलर से बढ़ा हो। ठीक है। वो मिनिमम 0.01 की लॉट ले और मार्केट में अपना ट्रेड को जो है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर ले, अदरवाइज ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ना करे। ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं ग्लोबल सेशंस की तरफ। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, बट कोई बात नहीं, हम इस वीडियो को लंबा लेके चलेंगे। जिसने देखनी होगी वो देख लेगा, जिसने नहीं देखनी होगी तो अल्टीमेटली वो थोड़ी सी भी नहीं देखेगा। ठीक है। सेकंड सेक्शन है हमारा ग्लोबल सेशन का। ये मार्केट खुली कब रहती है? ठीक है। आज से 2 साल पहले मुझे यही होता था कि सिर्फ ये 9 to 5 खुलती है। ठीक है। और इसके 5 दिन होते हैं, 5 दिन तो होते हैं, लेकिन ये 24 आवर्स ही ओपन होती है 5 दिनों में। ठीक है। इसमें क्या होता है कि मार्केट में जैसे कॉल सेंटर है। ठीक है। इसमें शिफ्ट्स होती हैं अलग, जैसे मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। इस चीज़ को आप छोड़ दें। अब उसके बाद आता है लंदन ओपन। क्या है? तो जब इसका आंसर सिंपल ये है कि जब यूरोप के बैंक्स काम शुरू करते हैं पाकिस्तानी वक्त 1 बजे, जब यूरोप के जो बैंक्स हैं जब वो ओपन होते हैं, ठीक है, जब वो बाय सेल लोगों से करेंसी की ट्रेड शुरू करते हैं, या वो खरीद रहे होते हैं या बेच रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको ओपन, लंदन का ओपन बोला जाता है। ठीक है। इसमें आई थिंक लोकल एग्जांपल की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद आ जाता है कि ओवरलैप किसे कहते हैं। इसका मैंने आपको बताया कि जब दोनों सेशंस एक साथ ओपन हो, जैसे लंदन और न्यूयॉर्क के सेशन दोनों एक साथ चल रहे हों, तो उसे ओवरलैप कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एशियन एशियन सेशन इतना स्लो क्यों होता है? क्योंकि यूरोप और अमेरिका के बड़े बैंक उस वक्त सो रहे होते हैं। ठीक है। अब जब वो सो रहे होंगे तो ज़ाहिर बात है उससे ना हम खरीद सकेंगे ना उनको बेच सकेंगे, तो वो अल्टीमेटली सो होंगे। और जो एशिया के बैंक्स हैं उनके पास इतना वॉल्यूम होता नहीं है, इतनी लिक्विडिटी होती नहीं है कि वो उस चीज़ को लगा सकें। अब गैप क्या होता है? जुम्मे की क्लोजिंग और पीर की ओपनिंग में जो फ़र्क होता है उसको हम गैप कहते हैं। ठीक है। इसको मैं आपको चार्ट्स पे ही बेहतर तरीके से बता सकूंगा। अब वोलेटिलिटी क्या होती है? ठीक है। वोलेटिलिटी बेसिकली प्राइस की तेज़ी को कहते हैं। ठीक है। और कितनी दूर हरकत करती है। ठीक है। इसमें बेसिकली ये होता है कि मार्केट में आपने अगर रिसेंट, अगर आप इसको फॉरेक्स को ट्रेड कर रहे हैं, तो गोल्ड और सिल्वर ने एक दिन में $1,000 का ड्रॉप किया। ठीक है। और वो विद इन फ्यू मिनट्स और विद इन फ्यू आवर्स का ये सारा गेम था। अगर किसी ने उस टाइम पे ट्रेड या बाई की खोली है, सेल की भी खोली है, सेल का तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन मार्केट को उतना बुलिश किया गया था कि कोई भी उसको सर्वाइव नहीं कर सका। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के भी अकाउंट उसमें उड़े हैं।
ठीक है। उसके बाद टोक्यो सेशन कब आता है? जब जापान और एशिया के बैंक एक्टिव होते हैं पाकिस्तानी सुबह 5 बजे। ठीक है। फ्राइडे क्लोज खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि वीकेंड पर मार्केट बंद होती है और प्राइस अचानक जंप कर सकती है। ठीक है, लोग इसको डीपली सॉरी वोलेटिलिटी के साथ मार्केट को मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि मार्केट बंद है, या वो अपना पैसा सारा बेच के निकलेगा या चीज़ों को ख़रीद के मज़ीद, ताकि अगले उसको सस्ते ख़रीद सके या बेच सके। तो उस लिहाज से मार्केट का जो क्लोज़ होता है फ्राइडे का, वो तेज़ होता है। अब मंडे को मार्केट ओपन कब होती है? क्लोज तो होगी ना। अब मार्केट ओपन कब होती है? मार्केट जो ओपन होती है नया हफ्ता जब शुरू होता है पाकिस्तानी रात 3 बजे मार्केट ओपन हो जाती है। ये नहीं होता कि शाम 5 बजे या हमें वेट करना पड़े, नहीं। अब न्यूज़ ट्रेडिंग क्या है? न्यूज़ ट्रेडिंग ये होती है जैसे जॉब्स का डाटा आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आ रहा है, या XYZ किसी किस्म का भी डाटा आ रहा था, तो हम उस पर न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि डेड जोन क्या होता है। आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी या बहुत सारी चीज़ें आप पहली बार भी सुन रहे होंगे। अब इसमें जो डेड जोन है, आगे इधर क्या है, न्यूयॉर्क ख़त्म होने और सिडनी शुरू होने के दरमियान का वक्त जो होता है स्लोएस्ट टाइम। ठीक है, इट्स लिटरली स्लोएस्ट टाइम, इसको डेड जोन कहा जाता है। मार्केट में अगर कोई ट्रेड आपने ले ली तो जो करेंसीज हैं या गोल्ड है वो पूरा पूरा मतलब कैंडल जो उसकी 1 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की, उससे बड़ी, जो वो एक ही जगह पे होती है, ना वो ऊपर जा रही होती है ना वो नीचे जा रही होती है। ठीक है। उसके बाद सेशन तब्दीली पर स्प्रेड ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त बैंक काम कर रहे होते हैं और मिडलमैन फीस ज़्यादा लेता है। ठीक है। अब समर विंटर टाइम क्या होता है? मौसम बदलने से सेशन वक्त 1 घंटे आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको बताना ज़रूरी थी। सिडनी सेशन कब खुलता है? ये दुनिया का सबसे पहला सेशन होता है जो खुलता है पाकिस्तानी रात 3 बजे। मतलब पाकिस्तानी रात 3 बजे से आप स्टॉक मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट को कह रहा हूँ, बेसिकली फॉरेक्स मार्केट को। लेकिन वॉल्यूम नहीं होगा तो हम उस टाइम ट्रेड करते नहीं हैं। पाकिस्तानी ट्रेड के लिए सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा है? तो भाई मैंने आपको बताया, दोपहर 1 बजे से रात 6 बजे, सॉरी 10 बजे तक। ठीक है, इसमें 1 बजे के बाद हमारे सेटअप अच्छे बनते हैं, और 6 बजे के बाद जो होता है वॉल्यूम होता है मार्केट में, तो सेशन सॉरी ट्रेड्स जो है हमारी सेटअप जो है वो अच्छे बन रहे होते हैं। उसके बाद लिक्विडिटी एंड स्टॉप लॉस हंटिंग, जिसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसको मैं आज क्लियर करता हूँ। लिक्विडिटी क्या होती है ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद लिक्विडिटी पूल क्या होता है? चार्ट पर वो जगह जहाँ बहुत सारे ट्रेडर्स के ऑर्डर लगे हों। ठीक है, इसको लिक्विडिटी पूल कहा जाता है। कि लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं। ये चीज़ें ना अभी मैं इस वीडियो के बाद आपको दिखाता हूँ। एक टिप्स है, और दूसरा ये लिक्विडिटी का मैं आपको दिखाता हूँ लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद स्टॉप लॉस हंट क्या होता है? जब बड़े बैंक जानबूझकर आपका स्टॉप लॉस तक ले जाते हैं जहाँ पर आपको ऑर्डर फिल कर सकें। ठीक है। अब सबसे मेन क्वेश्चन लिक्विडिटी का है, जो मेरा फेवरेट था अपने टाइम पे, कि मार्केट में अगर मेरा नुकसान हो रहा है तो पैसा जा किधर है? ठीक है, अब उस शख्स या बैंक के पास जा रहा है जिसने आपके ऑपोजिट ट्रेड लगाई है। ठीक है, इसकी सिंपल एग्जांपल ये है, लूडो की शर्त में अगर आप हैरान तो पैसा आपके दोस्त की, ये बेसिकली बैटिंग का इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये बैटिंग नहीं होती। ठीक है, ये हलाल और कंप्लाइंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसकी एग्जांपल आपको ऊपर दी है। अब स्लिपेज क्या होती है? ठीक है, जिस रेट पर आपने ट्रेड लगाई है, ठीक है, उससे थोड़े गलत रेट पर ट्रेड लगना। अब बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि क्या होता है, हम उनको की लेवल लेते हैं कि अगर आपने लेट्स सपोज गोल्ड को बाय करना है $4000 पे, तो वो मार्केट की मूवमेंट इतनी तेज़ होती है, स्लिपेज होती है, अगर वो $1000 पे ट्रेड लगा भी देते हैं ना, तो स्टिल मार्केट जो उनका ऑर्डर है वो $1000 पे नहीं कर रहा होता है एग्जीक्यूट। ठीक है, उसको अ, कुछ सेंट्स ऊपर या कुछ डॉलर्स ऊपर उसको ट्रेड को वो एग्जीक्यूट करवा देता है। अब फेक आउट क्या होता है? प्राइस लगता है कि ब्रेकआउट करेगी लेकिन फ़ौरन वापस आ जाती है। ठीक है, ये भी मैं आपको चार्ट पे दिखा दूंगा। अब इससे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो क्या है? ठीक है, वो रास्ता जिस पर बड़े बैंक्स अपना पैसा मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो होते हैं। ठीक है, और ये हमें ऑर्डर बुक्स में नज़र आ रहे होते हैं कि कहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स के, वेल्स के ऑर्डर लगे होते हैं। ठीक है, इसको देखना कैसे, ये भी इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अब लो लिक्विडिटी खतरनाक क्यों है? इसमें प्राइस अचानक लंबी छलांगें मारती है। ठीक है, जब लो लिक्विडिटी होती है मार्केट में
तो मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए इतना तेज़ और इतनी लंबी लंबी छलांगें मारती है कि लोगों को लिक्विडेट भी कर देती है, स्टॉप लॉस भी एंड कर लेती है और मार्केट को पूरा हिला के रख देती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है मार्जिन कॉल क्या है। ब्रोकर की तरफ से एक वार्निंग होती है कि आपका बैलेंस खत्म होने वाला है, ठीक है, तो या आप ट्रेड को क्लोज कर लें या आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टॉप लॉस क्या, स्टॉप रन क्या होता है, तेज़ी से प्राइस मूव करना ताकि सब के एसएल हिट हो और फिर मार्केट असली रास्ते पर चले। ठीक है, और उसके बाद रिटेल सेंटीमेंट क्या है, तो आम ट्रेडर मार्केट के बारे में क्या सोच रहे हैं। सेंटीमेंटल एनालिसिस, ये भी मार्केट की एक अलग कंडीशन है। एक है टेक्निकल एनालिसिस, सेकंड है फंडामेंटल एनालिसिस, और फिर है सेंटीमेंटल एनालिसिस, फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को वैसे मैं सबसे पहले रखता हूँ, लेकिन ये इन चीज़ों की वो होती है। ठीक है, फिर आता है मार्केट डेप्थ क्या होती है। मार्केट डेप्थ क्या होती है, उन ऑर्डर की लिस्ट जो अभी फिल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, इसको मार्केट डेप्थ कहा जाता है। काउंटर पार्टी रिस्क क्या है, ये खतरा कि जिसके साथ आपने सौदा किया, क्या वो पैसे ना दे सके। ठीक है, मतलब आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करवाई, आपको प्रॉफिट हुआ लेकिन आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते, या वो ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ लेकिन वो दिखाया नहीं गया। अब उसके बाद आ जाता है इंड्यूसमेंट क्या होती है। ठीक है, बैंक्स का एक जाल होता है, ठीक है, जो आपसे ट्रेड में आपको जल्दी घुसवा देते हैं। बेसिकली फोमो होता है। ठीक है, आपको फोमो भी आ जाता है, मार्केट में फेक मूव्स लगवाई जाती हैं। ठीक है, तो आप ताकि आप उसमें ट्रैप हों। ठीक है, और आपको हाई हाई प्राइजेस पे आपको बाय या सेल करवाया जाए। ठीक है, और बाद में अपने फ़ायदे के लिए उसको कम प्राइजेस पे ख़रीदा जाए। ठीक है, मेन लिक्विडिटी बनने से कैसे बचूं, इसका सबसे अच्छा जो मेरे करीब इसका सोल्यूशन है वो ये है कि आप स्टॉप लॉस मैनुअली लगाएं ही ना। ठीक है, मतलब सेट स्टॉप लॉस सेट ना करें, स्टॉप लॉस अपने जहन में रखें कि यार ये मेरा स्टॉप लॉस है। लेट्स सपोज $1000 पे आपने ट्रेड खोली, तो आपने कहा यार मैं एक 995 पे मेरा स्टॉप लॉस है, लेकिन आपने वो लगाना नहीं है। ठीक है, जब वो आप लगाएंगे तो वो मार्केट वहाँ से पकड़ेगी स्टॉप लॉस और रिवर्स कर देगी। ठीक है, तो बेहतर क्या होगा कि आप अपने जहन में रखें, अगर मार्केट उधर उधर हो के मार्केट कड़क करके पकड़ेगी और निकल जाएगी ऊपर। ठीक है, तो बेहतर ये कि आप अपने जहन में रखें, अगर मार्केट उधर के एरिया में ही कैंडल बनाना शुरू कर देती है तो आप अपना ट्रेड को बंद कर दें। अगर आपसे मैनेजमेंट नहीं होती तो आप भाई स्टॉप लॉस लगा के रखें, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से मूव कर जाती है कभी कभी और आपको अकाउंट वॉश हो सकता है। उसके बाद हमारा जो आखिरी सेक्शन है उसमें है मेटल, ऑयल एंड S&P 500। ठीक है, क्या गोल्ड एक करेंसी है, तो ये करेंसी नहीं है, बेसिकली मेटल है। इसमें आपको असली पैसा दे के, डॉलर दे के, PKR दे के, यूरो लेके आप गोल्ड खरीद रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये आता है कि जंग में सोना क्यों महंगा हो जाता है, तो लोग कागजी पैसों पर यकीन करना छोड़ देते हैं और सॉलिड चीज़ों को खरीदते हैं, जैसे उसमें गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है। ठीक है, जो आप दुनिया की किसी भी जगह पे जाकर उसको सेल कर सकते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, फ़लस्तीन हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कहीं पे भी आपको, लेकिन आपकी करेंसी का जो नोट होगा वो मे बी वहाँ पे ना चलता हो। ठीक है, S&P 500 क्या है ये मैंने आपको बता दिया, तेल पर डॉलर का क्या असर पड़ता है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद सिल्वर की ट्रेड क्या है, ये भी सेम गोल्ड की तरह ही है। नैस्डैक क्या है, अब आपने नैस्डैक का भी सुना होगा। नैस्डैक बेसिकली टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, जिसमें एप्पल, गूगल और इसके अलावा 98 कंपनीज हैं जो कि मिला के एक गुच्छे में बंद की गई हैं। ठीक है, उसके बाद मेटल आउंसेस क्या होते हैं, ये एक इंटरनेशनल नाप तोल का मेजरमेंट का तरीका है। ठीक है, जैसे सिंपल दूध को हम लीटर में मेजर करते हैं और चीनी को केजी में मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में हम तोला कहते हैं। ठीक है, बाहर की मार्केट में उसे औंस कहा जाता है। ठीक है, अब एक तोला इज इक्वल 0.375 औंस। ठीक है, अब इसके बाद आता है ब्रेंट ऑयल क्या है, यूरोप के समंदर से निकलने वाला तेल, इसको ब्रेंट ऑयल कहा जाता है। इसमें क्रूड ऑयल है, ब्रेंट ऑयल है, और भी ऑयल्स की काफ़ी तरीके होते हैं। रिस्क ऑन को क्या मतलब है, जब ट्रेडर पर उम्मीद हो पर S&P 500 या स्टॉक्स खरीदें। ठीक है, इसको रिस्क ऑन कहा जाता है। उसके बाद रिस्क ऑफ का मतलब क्या है, तो जब ट्रेडर्स जो हैं डर जाएं और स्टॉक बेच के सोना खरीदें, इसको रिस्क ऑफ कहा जाता है।
ठीक है। उसके बाद सीपीआई रिपोर्ट क्या होती है, जैसे महंगाई की रिपोर्ट, जैसे अब सीपीआई डाटा आ रहा है, पीपीआई डाटा आ रहा है, तो ये होता क्या है बेसिकली, महंगाई की रिपोर्ट जो गोल्ड और एसएनपी को हिला देती है। ठीक है, इसमें मार्केट में जल्दी से अप के भी मूवमेंट आते हैं और डाउन के भी मूवमेंट्स आते हैं। ठीक है। उसके बाद डॉ जोन्स क्या होता है, ये यूएस 30 क्या है, अमेरिका की 30 पुरानी कंपनीज और सबसे बड़ी कंपनीज। ठीक है, इसको डॉ जोन्स कहा जाता है, जो कि यूएस 30 है। तेल को काला सोना क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके बगैर दुनिया का पहिया रुक जाता है। ठीक है, अब तेल नहीं मिलेगा, महंगा होगा या जो भी होगा, तो भाई ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगी। जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी तो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगी, जब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगी तो चीज़ें महंगी होंगी, चीज़ें कम होंगी, और कम होंगी तो अल्टीमेटली खसारा होगा। कमोडिटी कोरिलेशन क्या है, जब जब सोने या तेल की वजह से किसी मुल्क की करेंसी मूव ऑन करे। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं वेरी लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या मैं 10 डॉलर से S&P 500 ट्रेड कर सकता हूँ? जी हाँ, माइक्रो लॉट के साथ आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है। क्यों नहीं है? इस वजह से नहीं है, अगर आप स्पॉट में खरीदते हैं तो बिल्कुल ठीक है, अगर आप फ्यूचर्स में इसको फिर खरीदते हैं, ठीक है, उसमें आपको लॉट्स जो है ब्रोकर जो अलाउ करता है वो जीरो मिनिमम 0.01 की होती है, और उधर से आप बहुत जल्दी लिक्विडेट हो सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं ज़रा चार्ट की तरफ, जिसमें आपको मैं पिप्स और लिक्विडिटी का कुछ कंसेप्ट समझा देता हूँ। अब पिप्स को समझने का आसान तरीका यही है कि गोल्ड में पिप्स जो चल रही होती हैं, जैसे ये 49 67 पे गोल्ड चल रहा है, जब ये 67 से 68 पे जाएगा ना, तो ये इसकी 10 पिप्स बन जाएंगी। ठीक है। अब सेम एज अगर हम किसी करेंसी को खोल लेते हैं, जैसे ये है यूरो की, हमने करेंसी खोल ली। ठीक है। अब इसमें 1.1814 है, जब ये 15 होगा तो इसका मतलब ये होगा कि इसने 1 पिप का मूव किया है। जब ये 14 से 24 पे जाएगा तो इसने 10 पिप्स का मूव किया है। ठीक है। अब मैं आपको मार्केट में लिक्विडिटी को समझना बताता हूँ कि लिक्विडिटी क्या होती है। अब मार्केट में आप देख रहे होंगे जैसे ये विक्स बनी हुई है। ठीक है। अ, ये मार्केट में विक बनी है। अब इस विक के नीचे ये जो खाली है ना, इधर लोगों के ऑर्डर कईयों के रह गए हैं, कईयों के एग्जीक्यूट हुए हैं, जो रह गए हैं, इसके नीचे बेसिकली लिक्विडिटी पड़ी होती है। अगर हम इसको ज़रा छोटे टाइम फ्रेम पे ले लें, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, जैसे ये है, ठीक है, इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, फिर ये है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी पड़ी होती है इस जोन में, ये जो जोन है। ठीक है। ये तो डेट्स इट फॉर टुडे। वीडियो बहुत लंबी होगी, लेकिन आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, और मार्केट में मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आई होप कि आप लोग वेट करेंगे। ठीक है। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम मज़ीद इसको अच्छे से अच्छा लेके चलेंगे, और जब हम प्रैक्टिकल ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे तो हमें और मज़ा आएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट करें, और डिस्क्रिप्शन से फ्री कम्युनिटी का लिंक उठा के उसको इंजॉय करें। जज़ाकल्लाह खैर।